जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। चीन के सर्वोच्च नेता माओ ने 1958 में एक ऐसा आदेश दिया था जिसमें नन्ही गौरैया को मारने का फरमान था। मासूम गौरैया को मौत के घाट चीन ने उतार दिया था। यह प्रकृति की उस सुंदर संरचना का विनाश था जो कि माओ ने किया था। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने एक बार कहा था कि यदि धरती से सारी मधुमक्खियों को समाप्त कर दिया जाए तो मानव सभ्यता भी 4 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। यानी उनका अर्थ यह था कि पूरी पारिस्थितिकी में सभी एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। जब जब मनुष्य ने प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसका नतीजा विनाश के तौर पर सामने आया। माओ के इस तुगलकी फरमान से चीन में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग भी मारे गए थे। इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह विनम्र अनुरोध है। यह घटना 1958 की है। चीन के जो सर्वोच्च नेता थे माओ, उन्होंने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 पेट्स कैंपेन का नाम दिया गया था। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया था। पहला था मच्छर, दूसरा था मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी प्यारी मासूम गौरैया। अब सवाल है कि गौरैया को मारने का ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया था। मच्छर, मक्खी और चूहा, इन्हें मारने के अभियान तो अब भी चलते हैं, क्योंकि मच्छरों से मलेरिया फैलता है, मक्खियों से हैजा और चूहों से प्लेग। परंतु गौरैया ने आखिर क्या बिगाड़ा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी के पूर्व संवाददाता फिलिप शॉर्ट ने माओ अ लाइफ नाम से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक की जीवनी में लिखा है कि माओ का निष्कर्ष था कि एक गौरैया एक साल में 4 किलो तक अनाज खा जाती है, इसलिए चीनी नागरिकों का पेट भरने के लिए गौरैया का मारा जाना जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार बीजिंग पीपुल्स डेली ने 5 मई 1958 को लिखा, किसी भी योद्धा को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक यह लड़ाई जीत नहीं ली जाती है। इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए ताकि घटिया चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। चीन के कम्युनिस्ट माओवादियों ने एक सुनियोजित तरीके से एक अभियान चलाया और मासूम गौरैया का सफाया कर दिया। यह अभियान एक आंदोलन की तरह फैला। लोग ही बर्तन, टिन, ड्रम बजा बजा कर चिड़ियों को उड़ाते और लोगों की कोशिश यही रहती कि गौरैया किसी भी हालत में बैठने न पाए और उड़ती रहे। बस फिर क्या था, अपने नन्हे पैरों को आखिर गौरैया कब तक चलाती। ऐसे में उड़ते उड़ते वह इतनी थक जाती थी कि आसमान से सीधे जमीन पर गिर कर मर जाती थी। कोई गौरैया न बच पाए, यह पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ ढूंढ कर तोड़े गए, उजाड़े गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिले तो उन्हें भी कम्युनिस्टों की क्रूरता का शिकार होना पड़ा था। ऐसे क्रूर रहे हैं चीन के माओवादी कम्युनिस्ट। टाइम्स पत्रिका ने मई 1958 के अपने अंक में लिखा कि यह अभियान काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से चला गया। पत्रिका ने रेड चाइना डेथ टू स्पैरो हेडलाइन से लिखा, पिछले हफ्ते गौरैया मारने का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। स्कूल कॉलेज के छात्र, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बर्तनों, पतीलों और कड़छी के साथ सुबह 5 बजे जमा हुए। रेडियो बीजिंग ने इस अभियान में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या 30 लाख बताई। सुबह 5 बजे बिगुल और सीटियां बजने लगी। लोगों ने गौरैयों पर धावा बोल दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं ने गुलेलों से गौरैया को मारा, लेकिन लाखों चिड़ियों को मारने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई गई थी। लोग बर्तन भांडे लेकर शोर मचाते, उनको बजाते और गांव में इतना हंगामा मचाते कि गौरैया लगातार उड़ते उड़ते रहने पर मजबूर हो जाती थी और यही मकसद था कि वह बैठने न पाए, न खा पाए, न पी पाए। और यही था कि वो लगातार 2-3 दिन तक जब बिना खाए पिए उड़ती थी तो अंततः मरने लग जाती थी।
इस क्रूरता से गौरैया को कम्युनिस्टों ने मारा था। यह भी कहा गया कि बीजिंग में पुलिस दूतावास में गौरैयों ने शरण ली थी तो चीनियों ने उन गौरैयों को मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें दूतावास में घुसने नहीं दिया था। इसके बाद चीन के लोग उस दूतावास के बाहर रहे, कई दिनों तक जमे रहे और वहाँ ढोल जैसे नगाड़े या बर्तन बजा बजा कर चिड़ियों को बाहर उड़ने पर मजबूर करते रहे। अंततः पूरी चीन से गौरैया का सफाया हो गया था और इस तरह चीन में गौरैया विलुप्त हो गई थी। अद्भुत बात है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले पर्यावरणविदों ने चीन की इस हरकत पर कोई उंगली नहीं उठाई और आज भी कम्युनिस्ट इस मामले में खामोश रहते हैं, इसका उल्लेख तक नहीं करते हैं कि चीन ने पारिस्थितिकी के साथ कितनी बड़ी छेड़छाड़ कर दी थी। लेकिन 1968 आते आते इस अभियान का विनाशकारी परिणाम सामने आने शुरू हो गए थे। गौरैया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि वो उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। गौरैया के मर जाने का परिणाम यह हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने की बजाय घटने लगी। तब माओ को समझ आ चुका था कि उससे भयानक भूल गई है। माओ ने तुरंत ही गौरैया को 4 पेट्स से हटाने के आदेश दे दिए और गौरैया की जगह अब खटमल मारने का आदेश दे दिया था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ी। गौरैया तो पहले ही मारी जा चुकी थी जो उनकी आबादी पर लगाम लगाती, यानी गौरैया इन कीटों को, टिड्डी और दूसरे कीड़ों को वो खा जाती थी, इसलिए उनकी आबादी नियंत्रण में रहती थी। अब माओ ने इन कीड़ों को मरवाने के लिए तरह तरह के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन इसका भी उल्टा नतीजा हुआ। फसलों की जो पैदावार थी वह बढ़ने की बजाय घटती चली गई और इसने एक विकराल अकाल का रूप ले लिया था, जिससे चीन में लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसा था वह माओ जिसमें भारत में भी बहुत से लोगों से पूछते हैं। अंततः माओ को अपनी भूल का पता चल गया था। चीन में यह अकाल लगभग 3 साल तक चला और इस अकाल के पीछे एक ही कारण था, गौरैया सफाया अभियान। अंततः जब चीन को पता चल गया कि उसके शीर्ष नेता ने यानी माओ ने गलती की है, तो उन्होंने भूल सुधार के तौर पर सोवियत संघ से 2.5 लाख गौरैयों की खेप मंगवाई ताकि नन्ही गौरैया टिड्डियों को बड़ा होने से पहले खा जाए और फसलों को बचाया जा सके। और इसके बाद फिर चीन में दूसरे देशों से गौरैया मंगाई गई और फिर गौरैया आने के बाद वही जो जीवन चक्र था वह शुरू हो गया। इस तरह मक्खी, मच्छर और चूहों के साथ गौरैया का जो मारने का कार्यक्रम था उसमें से गौरैया को हटा दिया गया और खटमल खात्मा अभियान शुरू किया था। माओ जो चीन का सर्वोच्च नेता था वह इसी तरह के अभियान शुरू करता रहा, जिसकी सभ्य समाज में प्रशंसा तो कतई नहीं की जा सकती। तो यह थी चीन के सर्वोच्च नेता माओ की गौरैया को समाप्त करने की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरह की गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलना, कमेंट अवश्य लिखिएगा। मिलता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।